नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हमारे देश में महापुरुषों, नामचीन पुरुषों, प्रेरणा पुरुषों और प्रतीक पुरुषों की कोई कमी नहीं है। बहुत से देशों में नहीं होती है, लेकिन हम दूसरों से अलग इस मामले में हैं कि हमारे यहाँ जितना ज़्यादा महापुरुषों को याद किया जाता है, उन्हें कोट किया जाता है, उन पर लड़ा जाता है, उन पर विवाद किया जाता है, उतना शायद किसी भी मुल्क में नहीं किया जाता होगा। यही वजह है कि हमारे महापुरुष अपने और पराये होते रहते हैं। उनके लिए स्वहित पोषी खांचे गढ़े गए हैं। इन खांचों में उन्हें फिट किया जाता है। हमारे यहाँ प्राचीन सम्राटों, स्वतंत्रता संग्राम नेताओं और अग्रणी क्रांतिकारियों, दिवंगत प्रधानमंत्रियों, जाति विशेष के नेताओं के जन्म दिवस और मृत्यु दिवस पर जितनी शिद्दत दिखाई जाती है, उसकी सिर्फ दो वजह होती हैं। एक तो सरकारी तौर पर परंपरा का मशीनी तरीके से निर्वाह करना, दूसरी वजह पूर्ण रूप से राजनीतिक होती है, जिसमें नेता, दल और संगठन अपनी दुकान चलाने के लिए महापुरुषों के नामों का परचम लहराते रहते हैं, जबकि खुद इन अलंबरदारों की सोच, निजी जीवन और आचार विचार में उन महापुरुषों का तिनका मात्र भी नहीं होता है। जनता तो अपने वर्तमान उलझनों और भविष्य की अनिश्चितताओं में इतनी उलझी हुई है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के इतर उसे किसी भी महापुरुष से कोई लेना देना नहीं है। 50 साल पहले घरों में शायद गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि की फोटो दीवार पर टंगी दिख जाती थी। हॉस्टलों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, विवेकानंद की तस्वीरें होती थीं, लेकिन घरों में जो महापुरुषों की फोटो हुआ करती थी वह ताक पर चली गई है। हॉस्टल में अब क्रिकेट और फिल्म स्टारों ने जगह ले ली है। कार्यालयों में जरूर कुछ फोटो दिखती है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो, जिस राज्य में आप हैं वहाँ के गवर्नर और मुख्यमंत्री की फोटो के साथ पहली फोटो दिखती है तो अंबेडकर जी की होती है। कहीं कहीं गांधी भी किनारे टंगे हुए मिल जाते हैं। अब जो है वह नए भारत की नई पसंद है, जहां नायकों की परिभाषाएं बदल गई हैं, बदल दी जाती हैं। कौन नायक कितना वोट दिलवा सकता है, किसको गिराने में काम आ सकता है, यह नायक की उपयोगिता बन बैठा है। पर देश की तकरीबन 20% जनसंख्या ऐसी है जिनके लिए यह नहीं बदला है, जो अपने प्रतीक पुरुष व प्रेरणा पुरुष को नए पैमाने या नई कसौटी पर नहीं कसते हैं, उन्हें अपने घरों और दिलों में जिलाए हुए हैं। ऐसा सिर्फ एक शख्सियत के बारे में दावा किया जा सकता है, वह शख्स हैं भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 में इंग्लैंड से वापस भारत लौटे। लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, दलित उत्थान के काम को हाथ में लिया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की, चमनलाल सीतलवाड़ को सभा का अध्यक्ष बनाया, अंबेडकर जी चेयरमैन बने। 1927 में महाड़ आंदोलन शुरू किया, जिसमें चौदार तालाब का पानी दलितों के इस्तेमाल कराने की मांग थी। इस सत्याग्रह के मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अंबेडकर अछूतों के लिए उन दिनों काम कर रहे थे। गांधी इसी वर्ग की आवाज उठा रहे थे, आवाज बन चुके थे। 14 अगस्त 1931 को गांधी व अंबेडकर के बीच मुंबई के मणिवन में मुलाकात हुई। शशि थरूर की किताब अंबेडकर अ लाइफ में इस मुलाकात के बारे में जिक्र है। अंबेडकर ने कांग्रेस की दलितों के प्रति सहानुभूति को औपचारिक बताया था, पर गांधी ने अंबेडकर को मातृभूमि के संघर्ष का महान देशभक्त करार दिया था। अंबेडकर ने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया था, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, कोई भी स्वाभिमानी अछूत इस भूमि पर गर्व नहीं कर सकता, जहां उनके साथ बिल्लियों और कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें दलित, मुसलमान, सिख और ईसाई के लिए अलग अलग निर्वाचन की घोषणा की गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की गईं। यह तय किया गया कि यहाँ न केवल दलित उम्मीदवार होंगे, बल्कि केवल दलित ही वोट भी डालेंगे। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। 22 सितंबर को अंबेडकर और गांधी की मुलाकात जेल में हुई।
जिसमें गांधी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, यह समझाने की कोशिश की कि अगर दलित उम्मीदवार को दलित ही वोट करेंगे तो बाकी लोगों के वोटिंग के राइट का क्या होगा। फिर एक फार्मूला बातचीत के दौरान ही उभर के सामने आया, जिसमें कहा गया कि 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं। एक कैंडिडेट दलित होगा, को दलित लोग वोट देंगे, दूसरा कैंडिडेट सामान्य जाति का होगा, जिसको दूसरे लोग वोट देंगे। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि वोट के समान अधिकार का अधिकार ही क्या रह जाएगा। यह प्रस्ताव भी खारिज हो गया। थक हार के अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। उस पूना पैक्ट में फायदा यह हुआ कि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में इजाफा कर दिया गया। पूना पैक्ट में 147 सीटें आरक्षित की गईं, जबकि इससे पहले अंबेडकर जी सीटों के आरक्षण और एकल उम्मीदवार की बात कर रहे थे, तब कम सीटें थीं। 1942 से 1946 तक अंबेडकर जी वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे। मुंबई से चुनाव लड़े पर हार गए। जोगिंदरनाथ मंडल और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी की मदद से खुलना उपचुनाव उन्होंने जीता। विभाजन के बाद खुलना पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। नतीजतन अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। भारत में हिंदू पुरुष और महिला को समान अधिकार नहीं थे। पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकते थे, विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, उसे संपत्ति व तलाक का अधिकार नहीं था। 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें संपत्ति, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से जुड़े कानून थे। इन दिनों यह कहने का चलन चल पड़ा है कि नेहरू और अंबेडकर के बीच रिश्ते बहुत खराब थे, नेहरू ने अंबेडकर को हरवाया। तो इस सच्चाई की पड़ताल करें तो यह तथ्य हाथ लगता कि नेहरू ने अंबेडकर द्वारा पेश किए गए हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था। लेकिन 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी को इसे भेजना पड़ा। 1951 में यह बिल संसद में पेश किया गया। बिल का जनसंघ और कांग्रेस के हिंदूवादी धड़े की ओर से गंभीर विरोध हुआ। विरोध करने वालों का तर्क भी कम जायज नहीं था। उनका कहना था कि संसद के सदस्य जनता से चुने हुए नहीं हैं। दूसरा, वे कह रहे थे कि इन कानूनों को केवल हिंदू पर ही लागू क्यों किया जा रहा है, सभी पर लागू किया जाना चाहिए, यानी आज की तरह समान नागरिक संहिता। इस बिल के पास न हो पाने के चलते अंबेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में सवाल कहां से उठ खड़ा होता है कि अंबेडकर जी के इस्तीफे की वजह जवाहरलाल नेहरू थे। हम जवाहरलाल नेहरू के पक्ष की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम इतिहास को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है उसकी सच्चाई सामने रखना चाहते हैं। महापुरुषों को आमने सामने खड़ा करने से बचना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं। 1951 में लोकसभा चुनाव हुए। अंबेडकर ने उत्तरी मुंबई से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर चुनाव लड़ा। यह निर्वाचन क्षेत्र 2 सदस्यों का था। अंबेडकर के पर्चा दाखिले से पहले उस समय मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष एस.के. पाटिल ने ऐलान किया था कि अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे अंबेडकर जी ने बाद में समाजवादियों के साथ अपनी पार्टी का गठजोड़ कर लिया। समाजवादी और कांग्रेस के रिश्ते बहुत तल्ख थे। ऐसे में कांग्रेस को अपना उम्मीदवार अंबेडकर जी के खिलाफ उतारना पड़ा। यहाँ 2 बातें और समझने की जरूरत है। यह कैसे उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के सामने लड़ेगी तो दूसरे कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेगी। जब अंबेडकर जी का समाजवादियों से गठबंधन हो गया तब एस.के. पाटिल ने नारायण काजलुकर को वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने अंबेडकर जी को तकरीबन 15,000 वोटों से शिकस्त दे दी। लेकिन शिकस्त के पीछे की कहानी थोड़ी और दिलचस्प बनती है। दिलचस्प इस लिहाज से कह सकते हैं कि समाजवादियों के साथ अंबेडकर जी के गठबंधन के नाते कम्युनिस्ट भी उनसे नाराज हो गए थे। कम्युनिस्टों ने अंबेडकर को वोट नहीं देने की अपील तक कर डाली थी। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिला।
2 साल बाद भंडारा में हुए उपचुनाव में भी अंबेडकर जी को कांग्रेस उम्मीदवार से शिकस्त खानी पड़ी। अंबेडकर ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों में उच्च शिक्षा पाई। विदेशी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। अंबेडकर जी साइमन कमीशन के एकमात्र भारतीय सदस्य थे। अंबेडकर संविधान सभा में दोबारा गांधी जी की इच्छा से गए थे। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद को बुलाकर कहा था कि मुझे हर हाल में अंबेडकर संविधान सभा में चाहिए। कांग्रेस ने मुंबई के अपने एक नेता आर जयकर का इस्तीफा दिलवाया। उस सीट से अंबेडकर जी को लड़वाकर सदन में भेजा गया। इसके बाद उन्होंने संविधान निर्माण का योगदान किया। आज के भारत में अंबेडकर करोड़ों भारतीयों के लिए भगवान हैं। ओबीसी, दलित, आदिवासी आरक्षण की जड़ें गहरी होने के साथ अंबेडकर की छवि हर उस दलित, शूद्र, आदिवासी के घर में है, चाहे उसे आरक्षण का फायदा मिला हो या ना मिला हो। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण भी बाबा साहेब की विचारधारा की वजह से है। यह सच माना और स्वीकार किया जाता है। गांव-गांव में अंबेडकर की मूर्तियों की स्थापना की कुछ तो वजह है जिसने पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हालांकि अंबेडकर को सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित कर देना उनके साथ अन्याय होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्हें संविधान के साथ सीमित कर दिया गया है। अंबेडकर नेहरू सरकार द्वारा बनाई गई 7 सदस्यीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के निर्माण में 299 सदस्यों वाली संविधान सभा भी शामिल थी, जिसने 1946 से 1949 के बीच 3 वर्षों तक उथल पुथल भरे समय में काम किया। हमारे संविधान को भले ही लंबी लंबी बहसों बैठकों के बाद बनाया गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा संविधान बहुत मौलिक कतई नहीं है। इसे तमाम देशों के संविधानों और वहां की प्रचलित परंपराओं को जोड़ गांठ कर तैयार किया गया है। बतौर संविधान ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो सबको याद है, लेकिन बाकी 6 लोगों के नाम की तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। वो सब गुमनामी में ही बने हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा संपन्न होने पर अपने संबोधन में खास तौर पर संविधान कमेटी के चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव का नाम लेकर उनके योगदान को क्रेडिट दिया था, तारीफ की थी। संविधान ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षता तो अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व का एक हिस्सा भर था। उनके विचार और उनका प्रभाव इससे आगे बहुत व्यापक है। उनको सिर्फ संविधान और आरक्षण तक सीमित कर देना उनके साथ अन्याय होगा। वह तो एक सोशल रिफॉर्मर थे। नारी पुरुष समानता के वह प्रबल पैरोकार थे। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे समाज की जातिगत कुरूपता को खत्म करने के लिए जतन किए। भारतीय समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर के लेख, उनके भाषण, उनकी लिखी किताबें आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी शोध का विषय हैं। अंबेडकर ने अर्थव्यवस्था, कश्मीर, विदेश नीति, रोजगार वगैरह पर स्पष्ट राय रखी थी, लेकिन आज अंबेडकर के उन विचारों की चर्चा तक नहीं होती। अंबेडकर को केवल दलितों के साथ जोड़कर छोड़ दिया गया है। मान लिया गया है कि अंबेडकर जिसके पाले में होंगे, दलित वोट का वही हकदार होगा, जबकि अंबेडकर ने जो कुछ किया वह केवल दलितों के लिए नहीं, सभी देशवासियों के लिए, मानवता के लिए। हद तो यह हो गई है कि हर राजनीतिक दल और नेता अंबेडकर हमारे हैं, अंबेडकर के साथ दूसरे सत्ताधारियों ने अन्याय किया, यह बताने और जताने में लगा हुआ है। शायद यही वजह है कि बीते दिनों जब संसद में संविधान पर चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर थी और कांग्रेस ने गृह मंत्री के एक वाक्य को पकड़ करके उन पर हमला कर दिया और राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया। जबकि गृह मंत्री उसके आगे भी जो बोल रहे थे उसमें अंबेडकर जी की तारीफ और अंबेडकर जी के योगदान की चर्चा सुनी जा सकती है। पर अंबेडकर अब हथियार बना दिए गए हैं। ऐसे में कौन चूकने वाला है? कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी कोई भी पार्टी हो, उसे लगने लगा है कि अंबेडकर के पास
दलितों का वोट है, इसलिए इन्हें हाथ से जाने मत दो, इन्हें दूसरे के पाले से खींच के अपने पाले में लाके खड़ा कर दो। अपने पाले में अंबेडकर जी को खड़ा करने के लिए लोग लंबे लंबे दावे कर रहे हैं और लोग यहां तक कह बैठते हैं कि अंबेडकर जी को यहां तक लाने में उनका बड़ा योगदान, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का योगदान है। उनका दल सत्ता में नहीं होता तो अंबेडकर जी की पहचान नहीं होती। यह बात गलत है। जिसको भी बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा भी जानकारी होगी, जिसको भी बिजली के ग्रिड के बारे में जानकारी होगी या लाइट जलाता होगा, उसको ये जरूर इल्हाम हो जाएगा कि ये दोनों काम भी अंबेडकर जी के नाते ही संपन्न हो पाए थे। हालांकि सचमुच देखा जाए तो अंबेडकर जी को हम सब के सामने रखने का काम सिर्फ दो आदमियों ने किया, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरे कांशीराम जी। यह जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी रिश्ता किसी न किसी तरह अंबेडकर जी से शुरू से जुड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठित स्वयंसेवक रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। ठेंगड़ी जी अंबेडकर जी के चुनाव एजेंट भी रहे। उन्होंने अंबेडकर जी पर एक किताब भी लिखी है। संघ के एक दूसरे प्रतिष्ठित स्वयंसेवक कृष्ण गोपाल जी ने भी एक किताब अंबेडकर जी पर लिखी है। काशीराम और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को छोड़ दिया जाए तो अंबेडकर जी के लिए जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग भी अंबेडकर जी को अपने खांचे में खड़ा करना चाहते हैं, जो लोग भी अंबेडकर जी के किसी बयान को लेकर के एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, वे सिर्फ वोट की खातिर अंबेडकर जी के कामों की और उनके नामों की फसल काट लेना चाहते हैं। शायद यही वजह है और दुखद भी है कि भारतीय समाज वही है और उसी स्थिति में है जैसा अंबेडकर जी छोड़ गए थे। वजह वही है जिनसे बाद के वर्षों में अंबेडकर का आज़ाद भारत की व्यवस्थाओं और यहाँ तक कि भारत में लोकतंत्र से मोहभंग हो गया था। अफसोसजनक है कि आज भी हम उन्हीं व्यवस्थाओं में उलझा कर रखे गए हैं जिनसे आज़ादी पाने की लड़ाई अंबेडकर जी ने लड़ी थी। अफसोसजनक यह भी है जिनका काम अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाना होना चाहिए था, उन्होंने अंबेडकर जी को सिर्फ वोट पाने के टूल तक सीमित करके रख दिया है। अफसोसजनक यह भी है कि इस खेल में हम सिर्फ दर्शक ही बने हुए हैं। हमारे लिए अंबेडकर सबके नहीं हैं बल्कि एक अलग वर्ग के हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अंबेडकर का कद मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के आसपास कहीं ठहरता है। अंबेडकर जी के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। आज के भारत के विकास की नींव में अंबेडकर जी एक बड़े पत्थर हैं जिसके बिना विकास का मसौदा, विकास का सपना पूरा नहीं होता है। लेकिन देखिए, गृह मंत्री के एक बयान पर कांग्रेस हमलावर है। भाजपा 10 सालों से कहते चली आ रही कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया। अंबेडकर जी का अपमान करने की स्थिति में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि अंबेडकर जी ने जो कुछ इस देश को दिया है, जैसे जैसे समय बीतेगा अंबेडकर जी वैसे वैसे प्रासंगिक होते चले जाएंगे। आप सबसे सिर्फ छोटा सा आग्रह है, अंबेडकर जी को हथियार मत बनाइए, किसी एक जात के खांचे में केवल फिट मत कीजिए, उन्हें देश का रहने दीजिए, सबका रहने दीजिए, वोट काटने की फसल मत बनाइए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।